हेलो स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा। तो रेडी फॉर एग्ज़ाम सीरीज़ में आज का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट चैप्टर से ही लिया है, जो कि अपना हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है। तो लेट्स लुक आउट। तो फर्स्ट इसका क्वेश्चन है कि डिफाइन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ हेल्थ सर्विसेज एट सेंट्रल लेवल। ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से ही मैंने सेलेक्ट किया है। और तो इसका आंसर देखते हैं कि किस तरह से हम एक्सप्लेन करते हुए लिखने की कोशिश कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसका क्वेश्चन था कि डिफाइन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। तो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन से पहले एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड समझना ज़रूरी हो जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन। प्रशासन को और अगर डिटेल में समझे तो किसी संस्था सिस्टम को व्यवस्थित रूप से चलाना एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। यानी कि किसी भी प्रशासन का मतलब यही होता है कि कोई संस्था है, कोई जगह है, वहाँ पे जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनको व्यवस्थित रूप से चलाना। वहाँ पे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग उनको वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए सारी फंक्शंस को अरेंज करना एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। लोगों की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रायोरिटी बेस पे सर्विसेज प्रोवाइड करना भी प्रशासन के अंदर ही आता है। तो प्रशासन से आगे अगर बढ़े अपनी डिपार्टमेंट में आए तो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। तो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि स्वास्थ्य प्रशासन। तो जैसा कि अपना ये चैप्टर ही यही था कि हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, यानी कि अपने देश में, इंडिया में स्वास्थ्य संबंधित सर्विसेज या हेल्थ सर्विसेज का किस तरह से व्यवस्था हो रखी है, तो उसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ मतलब है कि हेल्थ सर्विसेज को सिस्टमेटिकली एप्रोप्रिएट प्लानिंग और सही तरीके से जन समुदाय यानी देश के हर व्यक्ति को प्रदान करना ही हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। अब हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों तक यानी जन समुदाय तक ऐसी हेल्थ सर्विसेज पहुंचाना जो प्रोमोटिव हो, प्रिवेंटिव हो, डायग्नोस्टिक हो, थेराप्यूटिक हो और रिहैबिलिटेटिव हो। इन सभी की कलेक्टिवली हेल्थ सर्विसेज की प्लानिंग करना, फिर उन्हें जन समुदाय या देशवासियों तक इम्प्लीमेंट करना ही हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। अब बात करें कि ये जो प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज हैं, इनका मतलब क्या है? वैसे तो आप जानते होंगे, फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा दिया जाता है आप लोगों को कि प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव और डायग्नोस्टिक सर्विसेज क्या होती हैं। फिर भी एक लुकआउट देख लेते हैं कि प्रोमोटिव सर्विसेज वो आती हैं, यानी कि प्रोमोटिव सर्विसेज में क्या होता है कि लोगों को ऐसा फेवरेबल एनवायरनमेंट देना जिसमें वो अपने आप को फिज़िकली और मेंटली वेलबींग रख सकें। एक हेल्दी हैबिट्स डेवलप करनी लोगों में, जैसे कि आप आए दिन जाते होंगे, कभी कोई डायबिटीज़ कैंपेन हो रहा है, कभी कोई टीबी जागरूकता कैंपेन हो रहा है। तो ये सब गवर्नमेंट के द्वारा प्रोमोटिव हेल्थ केयर सर्विसेज में ही आते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करना, उनमें हेल्दी हैबिट्स डेवलप करना, ताकि वो बीमारियों से दूर रहें, उनमें बीमारियां डेवलप होने के चांसेस बने ही नहीं। नेक्स्ट सर्विसेज में बात करें तो प्रिवेंटिव सर्विसेज में क्या आ जाती हैं, जैसे कि हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव सर्विसेज क्या होती हैं? प्रिवेंटिव सर्विसेज यानी कि ऐसे सर्विसेज जो आपको बीमारी होने से पहले कुछ लक्षण दिखने पर ही आपको वहाँ उससे प्रिवेंट कर देती हैं। जैसे कि रूटीन हेल्थ चेकअप करवाना। ये हेल्थ चेकअप आपको एक गाइडलाइन देता है कि आपका हेल्थ रेशियो क्या है, आपको किस तरह के शेड्यूल आपको अपनाना चाहिए, क्या क्या हेल्दी हैबिट्स अपनानी चाहिए, आपको अपने रूटीन में, अपने डाइट में क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, ये सभी के लिए एक गाइडलाइन हो जाती है। नेक्स्ट प्रिवेंटिव सर्विसेज में आता है वैक्सीनेशंस। जैसे कि
एट बर्थ से ही बेबीज़ को वैक्सीनेट करते हैं अपन वेरियस कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए, ताकि भविष्य में वो बीमारी उनको हो नहीं, और अगर हो भी जाए तो वो उस बीमारी का गंभीर रूप वो नहीं सहना पड़े उसे, और आसानी से वो उस सहनीय कंडीशन से बाहर निकल जाए। नेक्स्ट प्रिवेंटिव सर्विसेज में आता है स्क्रीनिंग और लाइफस्टाइल। स्क्रीनिंग यानी कि अगर किसी के जेनेटिक हिस्ट्री रही है कि किसी के पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, किसी के पेरेंट्स को, किसी के फैमिली में प्रीवियस में ग्रैंड पेरेंट्स को कैंसर की हिस्ट्री रही है, तो उस कंडीशन में उनको टाइमली स्क्रीनिंग करानी चाहिए। स्क्रीनिंग मतलब कि एक्सरे हो जाता है, इनर ऑर्गन्स की स्क्रीनिंग करना, जैसे कि एक्सरे हो जाता है, सीटी स्कैन हो जाता है, एमआरआई हो जाता है, यूएसजी हो जाता है, तो टाइम पे ये स्क्रीनिंग करवाना ताकि आप प्रिवेंटिव फेज में रहो। नेक्स्ट सर्विसेज आ जाती हैं डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक सर्विसेज वो होती हैं जिसमें जांच सेवाएं आती हैं। जांच सेवाएं यानी कि जब जांचें करना, जांचें क्या होती हैं, जैसे कि पैथोलॉजी, इमेजिंग, रेडियो, कार्डियो टेस्ट। तो पैथोलॉजी में वही आ जाता है, सभी प्रकार के ब्लड इन्वेस्टिगेशन, यूरिन इन्वेस्टिगेशंस, ये सभी टेस्ट करवाना। इमेजिन एंड रेडियो वही सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह करवाना, और कार्डियोलॉजी टेस्ट वगैरह, ये सारी जांचें डायग्नोस्टिक में आती हैं, जिससे अगर किसी प्रकार के लक्षण आ रहे हैं तो उन लक्षणों के आधार पर उनकी जांचें कराई जाए, और उन लक्षणों को शुरुआती दौर में ही असेस करके उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाए, ताकि वो बीमारी का गंभीर रूप तक नहीं जा सके। नेक्स्ट सर्विसेज आती हैं थेराप्यूटिक सर्विसेज। थेराप्यूटिक यानी उपचारात्मक सेवाएं। उपचारात्मक सेवाएं क्या होती हैं? उपचारात्मक सेवाएं जैसे कि फिज़िकल रिहेबिलिटेशन, मेंटल रिहेबिलिटेशन। फिज़िकल हैबिलिटेशंस में क्या आ जाता है, जैसे कि ट्रीटमेंट हैं, सर्जरीज़ हैं, मेडिसिन से रिलेटेड है, फिजियोथेरेपीज़ हैं, तो ये सारी उपचारात्मक सर्विसेज में आ जाती हैं। मेंटल में वही रिहैब वगैरह, और किसी प्रकार का कोई अगर किसी को कोई नशे की लत लग चुकी है तो उसे रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना। किसी भी रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज में वो आ जाती है, जैसे कि किसी की बीमारी, किसी चोट, किसी दुर्घटना, किसी नशे से उसकी वर्किंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, तो उस पर्सन को वापस सोशली, मेंटली, फिजिकली, मेंटली और सोशली वेल बीइंग कंडीशन में लाना ही रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज में आता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सभी अलग अलग फेजेस में हेल्थ केयर सर्विसेज देश के हर एक व्यक्ति को हर एक कोने में पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, और यही अपने देश का हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है, और इन्हीं को ओवरऑल अपन प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के साथ देश के हर एक मेंबर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट था कि एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ हेल्थ सर्विसेज एट सेंट्रल लेवल। तो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ हेल्थ सर्विसेज एट सेंट्रल लेवल यानी कि देश में सेंटर से जो भी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन या हेल्थ सर्विसेज का जो व्यवस्था हो रही है वो किस तरह से हो रही हैं, कौन है जो उन व्यवस्थाओं को देख रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट उससे बिलोंग करता है, यही अपन इसमें पढ़ेंगे। तो लेट्स सी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ हेल्थ सर्विसेज एट सेंट्रल लेवल। तो ये मेनली 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, यानी कि इसमें 3 डिपार्टमेंट होते हैं जो सेंट्रल लेवल पर हेल्थ सर्विसेज का सेटअप देखते हैं। अब इसमें कौन से 3 डिपार्टमेंट होते हैं? तो फर्स्ट डिपार्टमेंट है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वापस 2 डिपार्टमेंट में डिवाइडेड है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर। सेकंड डिपार्टमेंट आ जाता है डीजीएचएस। डीजीएचएस यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। थर्ड डिपार्टमेंट आ जाता है सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये 3 मेन डिपार्टमेंट हैं जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप देखते हैं सेंट्रल लेवल पर। तो अब लुकआउट करते हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी कि फर्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल लेवल पे। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में
तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसे अपन स्वास्थ्य मंत्रालय भी कह सकते हैं अपने देश का। स्वास्थ्य मंत्रालय यानी कि जो भी अपने देश में जो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जिसमें कि जो भी सत्तारूढ़ पार्टी होती हैं यानी कि जो विजेता दल होता है, जिसकी सत्ता प्रभावशाली रहती हैं, जिसके एमपीज़ ज़्यादा से ज़्यादा एमपीज़ विन सेलेक्ट हुए होते हैं या विक्ट्री की होती है उन्होंने अपने अपने राज्यसभा क्षेत्र से, तो वो आगे जाके सत्तारूढ़ दल कहलाता है। और उन सत्तारूढ़ दल में फिर उन सभी एमपी को एक एक मंत्रालय दिया जाता है, जिसे हम जैसे कि हमारा है स्वास्थ्य मंत्रालय, जैसे कि है परिवहन मंत्रालय, जैसे कि है शिक्षा मंत्रालय। तो इस तरह से अलग अलग मंत्रालय दिए जाते हैं और फिर उनके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जो एमपी होते हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है और वो उसकी गतिविधियों को संचालित करते हैं। वो एक पॉलिटिकल पार्टी होती है। तो बात करते हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये मंत्रालय और इसके द्वारा संचालित गतिविधियों की जिम्मेदारी कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर श्री जेपी नड्डा, जो कि अभी अपने कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्टेट हेल्थ मिनिस्टर जो कि अभी प्रताप राव गणपत राव जाधव हैं और श्रीमती अनुप्रिया पटेल हैं, के द्वारा की जा रही हैं। इन मिनिस्टर्स की हेल्प के लिए हेल्थ रिलेटेड पॉलिसीज़ हेल्थ सेक्रेटरी अपॉइंट रहता है। हेल्थ सेक्रेटरी अभी करेंटली IAS पुनिया सलीला हैं, जो एक प्रशासनिक अधिकारी हैं। अब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वापस 2 डिपार्टमेंट में डिवाइडेड है। पहला है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, दूसरा है डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर। तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में का हेड होता है हेल्थ सेक्रेटरी। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के? तो इसका फर्स्ट फंक्शन है कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ का काम होता है इंटरनेशनल हेल्थ रिलेशन को मेंटेन रखना। इंटरनेशनल हेल्थ रिलेशन यानी कि जो भी अपने इंटरनेशनल एजेंसी हैं, जैसे कि WHO है, वर्ल्ड बैंक है, यूनिसेफ है, इन सभी के साथ रिलेशन मेंटेन रखना और इनसे टेक्निकल डिस्कस करना। देश में मॉर्बिडिटी लेवल से रिलेटेड डाटा कलेक्ट करने के लिए सर्वे करवाना, यानी कि मॉर्बिडिटी लेवल यानी कि देश में रुग्णता दर किस लेवल पे हैं उसके लिए वेरियस सर्वे करवाना और उन सर्वे से डाटा कलेक्ट करना। हेल्थ सर्विसेज में रिसर्च को बढ़ावा देना, नई उपचार पद्धतियाँ तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद लेना। हेल्थ सर्विसेज में रिसर्च को बढ़ावा देना, किसी बीमारी के लिए कोई रिसर्च करवाना, कोई मेडिसिन के लिए, कोई ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ के लिए। तो इस तरह से कई तरह के रिसर्च को बढ़ावा देने का काम भी इसी डिपार्टमेंट का होता है। वेरियस सेंट्रल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि MBBS, GNM, ANM ट्रेनिंग सेंटर्स का सफल संचालन करना और उनका स्टैंडर्ड मेंटेन रखना। वेरियस सेंट्रल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एम्स हो गया है, वेरियस MBBS कॉलेजेस हो गए हैं, GNM कॉलेज हो गए हैं, ANM कॉलेज हो गए हैं। तो इनका जो ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, उन ट्रेनिंग सेंटर्स का जो एक क्यूरिकुलम होता है वो डिसाइड करना, उनका क्या स्टैंडर्ड होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कौन से स्टूडेंट क्या अपीयरेंस टेस्ट देके एलिजिबिलिटी पा सकते हैं, उसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, कॉलेज किन किन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग संचालित होना चाहिए। तो ये सारे जो स्टैंडर्ड हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ कंडक्ट करता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन है हेल्थ सर्विसेज क्वालिटी इवाल्यूएशन। जो भी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं हेल्थ वर्कर्स के द्वारा देश में, तो उन हेल्थ सर्विसेज की क्वालिटी का इवाल्यूएशन करना किसके द्वारा? जो वेरियस सर्वे होते हैं उनके द्वारा, कि लोगों तक जो सर्विसेज जा रही हैं वो क्वालिटी में जा रही है, क्वालिटेटिव जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। इंश्योरेंस बोले तो हेल्थ इंश्योरेंस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको हेल्थ से रिलेटेड इंश्योरेंस प्रोवाइड करना और उससे रिलेटेड सेवाएं उन्हें प्रोवाइड करना। जनसंख्या गणना में हेड डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ का रोल होता है डाटा कलेक्ट करना, उन्हें असेस करना, उन्हें इम्प्लीमेंट, उनका डिस्क्रिप्शन करना, ये इन सभी में डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ का रोल होता है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स प्लानिंग,
को इम्प्लीमेंट करना। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स यानी जो भी नेशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनसे रिलेटेड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम बनाना और उन प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना और उन ऑब्जेक्टिव्स को एक निर्धारित समय सीमा पर इफ़ेक्टिवली पूरे देश में देशवासियों में इम्प्लीमेंट करना। तो ये तो हो गया डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के फंक्शन। तो नेक्स्ट इसी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का सेकंड पार्ट है डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर। फैमिली वेलफेयर वर्ड जहाँ पे आ जाता है यानी कि फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड। तो फैमिली प्लानिंग यानी कि परिवार नियोजन यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो इस डिपार्टमेंट में मोस्ट प्रोबेबली यही फंक्शंस होते हैं कि देश में वेरियस फैमिली वेलफेयर सेंटर के द्वारा फैमिली वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड करना, फाइनेंशियली और टेक्निकल हेल्प करना वॉलेंट्री हेल्थ एजेंसी, यानी कि देश में बहुत सारी हेल्थ एजेंसी हैं जो अलग अलग तरह की हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना अपनी स्वेच्छा से प्रोवाइड कर रही हैं। तो उन सभी हेल्थ सर्विसेज को टेक्निकली और फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करना भी डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर का काम होता है। लोगों में पब्लिक में जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उनके लिए अवेयरनेस पैदा करना, पॉपुलेशन एक्सप्लॉइजन्स के प्रति अवेयरनेस पैदा करना और इनके जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं उसके बारे में अवेयरनेस पैदा करना, यानी कि वेरियस कैंपेन के थ्रू वेरियस पैम्पलेट के थ्रू लोगों में अवेयरनेस पैदा करना। एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड रिसोर्सेज। तो जो जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, चाहे वो टेम्प्ररी हैं चाहे परमानेंट हैं, वो अवेलेबल है या नहीं है सभी हेल्थ डिपार्टमेंट में या सभी हेल्थ इंस्टीट्यूशन में, जैसे कि पीएससी हो, सीएससी हो, विलेज लेवल पे हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे अर्बन एरियाज़ में हो, डिस्पेंसरीज़ पे हो। तो हर जगह इनकी अवेलेबिलिटी इंश्योर करना ताकि लोगों की इजी टू अप्रोच हो सके। कैंप्स फॉर ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी, वेरियस ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी के कैंपेन आयोजित करना ताकि लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इन सभी सर्विसेज का फ्री ऑफ कॉस्ट लाभ ले सके। एंकरेज फॉर V2/2, यानी जो अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है कि हम दो हमारे दो, इस नॉर्म्स के बारे में लोगों को एंकरेज करना और उन्हें मोटिवेट करना। रिसर्च लो साइड इफ़ेक्ट कॉन्ट्रासेप्टिव रिसोर्सेज, ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव रिसोर्सेज की रिसर्च करना जिनके साइड इफ़ेक्ट कम से कम हो। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर के फंक्शन थे। तो यूनियन मिनिस्ट्री और फैमिली वेलफेयर के फंक्शन ये सारे हो गए हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज क्या होता है? ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में एक मेन टेक्निकल एडवाइज़र का रोल करता है। ये टेक्निकल एडवाइज़र का रोल कैसे करता है? क्योंकि जो भी DGHS बनता है वो हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड बॉडी ही होता है। जैसे कि अभी DGHS है करंटली अपने, वो है डॉक्टर लवनीश करके कुछ है, तो वो एक CHS रह चुके हैं और अभी वो करंटली अपने DGHS है। तो DGHS का मेन फंक्शन क्या होता है कि जो भी सर्वे के द्वारा प्राप्त डाटा है उनका असेसमेंट करना और उनको एक्सप्लेन करना। कि जो आप अपन देखते हैं कि न्यूज़पेपर में वगैरह जो भी आते हैं कि ये सर्वे किया, इसमें ये इंडेक्स आई है, इस इंडेक्स में अपने भूखमरी के ये डाटा हैं, लोगों में बेरोजगारी के ये डाटा हैं, लोगों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के ये डाटा हैं। आजकल आते हैं ना कि जैसे कि विटामिन B12 की कमी हो रही है लोगों में विटामिन D की कमी हो रही है। तो ये सारे क्या है, सर्वे के द्वारा ही कलेक्ट डाटा होते हैं जो इनको पहले इन टेक्निकल बॉडीज़ के द्वारा असेस किया जाता है और फिर इनकी एडवाइजरी जारी की जाती है। तो ये पहले इन सर्वे को असेस करते हैं DGHS जो होते हैं और फिर उनका आकलन और व्याख्या करते हैं जो फिर देश में प्रसारित होते हैं। सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो ये एस्टाब्लिश्ड किया गया था DGHS के अंदर ही। सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो यानी एजुकेशन ब्यूरो
वर्ड आ रहा है, एजुकेशन ब्यूरो वर्ड आ रहा है, तो यानी कि हेल्थ एजुकेशन और कम्युनिकेशन को इम्प्लीमेंट करना। रिसर्च इन हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड रिसर्च को बढ़ावा देना। ड्रग स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया को मेंटेन करना। मेंटेनेंस सेंट्रल मेडिकल लाइब्रेरी। कोऑर्डिनेशन विथ अदर सेक्टर, कोऑर्डिनेशन विथ अदर सेक्टर यानी कि जो अपने देश में अदर सेक्टर्स हैं, बहुत सारे जो एजुकेशन फील्ड हैं, बहुत सारे जो नॉन एजुकेशन फील्ड है, बहुत सारी वॉलेंट्री एजेंसीज हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके और लोगों तक बेहतर और इफ़ेक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना। मेंटेनेंस स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, मेडिकल नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज का स्टैंडर्ड मेंटेन करना। फिर नेक्स्ट थर्ड बॉडी आ जाती है सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ का इस्टेब्लिशमेंट 1952 में हुआ था। इस बॉडी का काम होता है कि जो स्टेट में जो भी अपने ने देखा कि स्टेट में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, जो भी प्रोग्राम बन रहे हैं, हेल्थ प्रोग्राम बन रहे हैं, जो भी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ जारी हो रही हैं, जो भी डायग्नोसिस जारी हो रहे हैं, जो भी ड्रग स्टैंडर्ड जारी हो रहे हैं, उनका स्टेट किस तरह से फॉलो कर रहा है या स्टेट के साथ कोऑर्डिनेशन किस तरह से हो रहा है। यानी कि जो सेंटर जो भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो एडवाइजरी जारी कर रहा है, स्टेट उसको उसी इफ़ेक्टिव वे में फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और स्टेट की जो बजटरी प्रॉब्लम है वो सेंटर तक पहुंचाना। ये इन दोनों इस मेनली इसका काम होता है सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना। तो इस कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने के साथ साथ इसके कुछ मेन फंक्शन भी होते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ के। फर्स्ट फंक्शन है हेल्थ रिलेटेड इशू को इशू की स्टेट और सेंटर में सिफारिशें ले जाना, यानी स्टेट की कोई हेल्थ रिलेटेड इशू है तो सेंटर तक सिफारिश ले जाना। प्रिवेंट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जो स्टेट में जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस होते हैं उसके लिए वो आवश्यक कदम उठाते हैं। हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, न्यूट्रिशन से रिलेटेड फंक्शंस, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इम्यूनाइजेशन और MCH सर्विसेज इम्प्लीमेंटेशन करवाना। बजट डिस्ट्रीब्यूशन करना, यानी कि जो सेंटर में जो बजट का आवंटन बजट पास होता है उसका स्टेट में किस तरह से आवंटन होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना। और जो बजट आवंटित किया गया है उस बजट का किस तरह से एक्सपेंडिचर में कहाँ किस किस सेक्टर में एक्सपेंडिचर हुआ है उसका इवाल्यूएशन करना इस बॉडी का काम होता है। तो ये कुछ इस तरह से आपका 15 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होता है, जो आपको इस तरह से लिखना चाहिए, तभी जाके आपको 15 में से 15 नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो मुझे प्लीज़ PDF के लिए मैसेज कर देना, मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी। नहीं तो आप इस वीडियो को अगर बार बार सुनेंगे तो भी आप काफ़ी हद तक अच्छे से आंसर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। थैंक यू।